हाँ जी, तो हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, है ना। तो लो मैं शुरू से वापस रिवीजन कर रहा हूँ। आप टाइम भी देखना कि हमने कितने गवर्नर जनरल पढ़ लिए, जबकि हम 7-8 मिनट में इनका रिवीजन कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहता है कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स था वह बंदा। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य होंगे जिनको कार्यकारी परिषद बोलते थे, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। निर्णय सारे बहुमत से लिए जाएंगे। वोट बराबर है तो गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत दे सकता है। और मद्रास और बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी कुछ शक्तियों के तहत उसके अधीन है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है, ज्यूरिडिक्शन कलकत्ता सिटी है, ब्रिटिश लॉज होंगे। बोथ पार्टीज एग्री करती है तो बाहर का मुकदमा भी सुना जा सकता है। एनी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी गिफ्ट नहीं ले सकता। एनी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी पर्सनल ट्रेड नहीं कर सकता। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था। 1772 में बंगाल का ड्यूअल रूल खत्म करता है। बंगाल के अंदर 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करता है, जिसके अंदर न्यू लैंडलॉर्ड्स को हाई बिड के आधार पर ठेके दिए जाते हैं। यह व्यवस्था फेल थी क्योंकि जो न्यू लैंडलॉर्ड थे वो अनएक्सपीरियंस्ड थे, और जो पुराने लैंडलॉर्ड थे उन्होंने किसानों को उकसाया, प्रोवोक किया कि तुम टैक्स जमा मत करवाओ। तो 1776 में 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेके आए थे। जुडिशियल रिफॉर्म किए। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में इंडियन जजेस। अपीलेट कोर्ट, सदर सिविल कोर्ट, सदर क्रिमिनल कोर्ट बना दिए गए। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। फतवा आलमगीर का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया। कोड ऑफ जेंटू लॉज के अंदर हिंदू लॉज कंपाइल करवाए गए, और डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज विलियम जॉन्स और कॉलब्रुक ने मिलकर लिखी। विलियम जॉन्स ने 1784 में रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई कलकत्ता में, जिसका काम एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना था। चार्ल्स विल्किंस आपके गीता का अनुवाद करता है। उसने अवध की बेगमों से धन लूट लिया था। बनारस में चेत सिंह को हटाकर महीप नारायण को राजा बनाया। बंगाल के अंदर एक नंद कुमार नाम के ब्राह्मण को फांसी लगवा दी थी, क्योंकि उसने मुन्नी बेगम से, वो हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम से रुपए लिए थे। नंद कुमार ने इस वजह से हेस्टिंग्स पे केस कर दिया था। हालांकि हेस्टिंग्स जब ब्रिटेन गया था तो एडमंड बर्क ने उसके खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंपीचमेंट फाइल किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस हेस्टिंग्स के काम को आगे बढ़ाता है। 1790 में 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड को। 1793 में इसको परमानेंट किया गया, इसलिए परमानेंट सेटलमेंट। कंपनी का लैंड रेवेन्यू परमानेंट कर दिया गया। लैंड ऑफ ऑनर जमींदार था, इसलिए जमींदारी सिस्टम। इसका ड्राफ्ट जॉन सोर ने तैयार किया, इसलिए जॉन सोर सिस्टम। 19% एरिया ब्रिटिश इंडिया पे इंप्लीमेंट करते थे, बंगाल, नॉर्थ कर्नाटका और बनारस के अंदर। कंपनी का मनी बची, कंपनी का टाइम बचा, कंपनी की इनकम फिक्स हो गई, तो कंपनी अपनी फ्यूचर पॉलिसीज बना सकती थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनको अदर डिपार्टमेंट्स में लगाया गया, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई थी। फिर उसके बाद में आपके कंपनी को जमींदारों के रूप में एक सपोर्टर क्लास मिला, जिसने नेशनलिज्म की भावनाओं को कुचला। और हालांकि कंपनी को लॉन्ग टर्म में लॉस उठाना पड़ा था, शॉर्ट टर्म ही लाभ हुए थे, इसलिए कंपनी ने साउथ इंडिया में बाद में रैयतवाड़ी और नॉर्थ इंडिया में महालवाड़ी लागू कर दिया था। हमें क्या लॉसेज हुए? टैक्स ज्यादा था, टाइम टू टाइम टैक्स बढ़ा दिया करते थे, कलेक्शन का तरीका बहुत स्ट्रिक्टली हुआ करता था, और जो जमींदार थे उन्होंने भूमि में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया। इवन जमींदार जो थे वो शहरों में जाकर बस गए थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड आने लग गए थे। वो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने जो किसानों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उभरी, नेशनलिज्म आए, तो उसको कुचल दिया था। हालांकि लॉ ऑफ सनसेट की वजह से इनको भी नुकसान हुआ, जमींदारों को भी नुकसान हुआ। यदि कोई समय पे टैक्स जमा नहीं करवा पाता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। 17 और उसके बाद उसने आपके कलेक्टरों से सिविल मामलों के अंदर जुडिशरी अधिकार छीन लिए थे। 50 रुपए तक मुंसिफ, 100 रुपए तक रजिस्ट्रार, 200 तक डिस्ट्रिक्ट सिविल, फिर आपके 1000 तक प्रोविंशियल सिविल, उसके बाद 5000 तक आपके सदर सिविल, और 5000 से ऊपर का मामला है तो प्रिवी काउंसिल में जाया करता था। 4 सर्किट कोर्ट क्रिमिनल केसेज के लिए, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना। उसके बाद में 1793 के अंदर कॉर्नवालिस कोड, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया, सॉवरेनिटी ऑफ लॉ लागू किया गया। अंग भंग नहीं किया जाएगा, उसकी जगह रिग्रेस पनिशमेंट दिया जाएगा आपको। विटनेस की रिलीजियस क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखेगी। मर्डर का इंटेंशन ध्यान में रखा जाएगा। ब्लड मनी की समस्या खत्म करेंगे। एडवोकेट का प्रोफेशन शुरू किया जाएगा। उसके बाद में आईएएस और आईपीएस उसी ने शुरू किए थे। जॉन सोर में कोई काम नहीं पड़ा हमने। वेलेजली आपके सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेके आया था। डुप्ले इंट्रोड्यूस करता है, ये इसको ब्रॉड लेवल पे इंप्लीमेंट करता है। क्यों लेके आए थे? बिकॉज थ्रेट ऑफ नेपोलियन, थ्रेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट्स की इंडियन स्टेट कहीं यूनियन नहीं बना ले। फिर वो भारतीय खर्चे पर अपनी सेना तैयार करना चाहते थे वो लोग। और सबसे बड़ी बात, कंपनी एक पॉलिटिकल पावर थी, बट अब वो लोग एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेना चाहते थे। क्या था सब्सिडरी अलायंस में? जो भी रियासत सब्सिडरी अलायंस करेगी उसको 2 अफेयर्स देने पड़ेंगे, सिक्योरिटी अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स।
आपको एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो कंपनी को देने पड़ जाएंगे। कंपनी अपनी एक आर्मी आपके वहां पर रखेगी, अपना एक रेजिडेंट आपके वहां रखेगी जो आपके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसके बदले में यदि बड़ी रियासत है तो सॉवरेन एरिया दे दो, छोटी रियासत है तो कैश मनी दे दो, और विदाउट कंसेंट ऑफ कंपनी कोई भी यूरोपियन को आप सर्विस के अंदर नहीं रख सकते हैं। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा ने ये संधियां की थी। कंपनी को क्या लाभ हुए? नेपोलियन का खतरा टल गया, भारतीय रियासतों के संघ बनाने का खतरा टल गया, भारत का खर्चा, अंग्रेजों की सेना तैयार हो गई, उनका जो साम्राज्य विस्तार हुआ क्योंकि उनको सॉवरेन एरिया मिलने लग गए थे, भारतीय रियासतों के आपसी मामलों के अंदर वो लोग मध्यस्थ बन गए थे, जो अब उनका ट्रेड एरियाज और वो एरियाज थे वो अलग अलग हो गए थे, स्ट्रेटेजिक जितनी भी लोकेशन थी उन पे उनका कब्जा हो गया था, और रेजिडेंट जो था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गया। इंडिया वालों को क्या घटा हुआ? सिक्योरिटी मिली पर जो फ्रीडम थी वो पूरी तरीके से चली गई। अनडिजर्विंग किंग्स को इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया गया, इस वजह से जनता का शोषण हुआ। लग्जरी बढ़ी किंग्स की तो उन्होंने टैक्स बढ़ाए तो किसानों का शोषण हुआ, किसानों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। और इसके बाद में और तो क्या होगा, ये बड़ी बड़ी सी बातें थी, भारतीय राजाओं को ये सब हानियां हुई इनकी वजह से। और उसके वेलेजली पढ़ लिया, वेलेजली ने फिर आपके एक वो कॉलेज बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, और बाद में इसको ट्रांसफर करके हेल्बरी ले गए ईस्ट इंडियन कॉलेज के नाम से। और जो ये था कॉलेज हुआ करता था, इस कॉलेज के अंदर आपके जो नॉन मिलिट्री ऑफिसर थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर हाँ उसमें साइक संधि में आप ये भी कर सकते हो कि प्रत्येक राज्य में दो पावर सेंटर ऑफ पावर बन गए थे, राजा और रेजिडेंट था आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लग गया था, तो एक ये बात भी रह जाती है उसके बाद में। फिर अपने बंगाल का शेर कहा जाता है जॉर्ज बार्लो, कल पढ़ रहे थे हम, बार्लो के टाइम में वेल्लोर में सिपाही म्यूटिनी हुई। कारण क्या था कि सिपाहियों के जो रिलीजियस सिंबल थे वो बंद कर दिए गए थे। विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर था, उसको पूछा गया तो उसने कहा कि प्रेस बंद है इस वजह से ये हुआ है। फिर हम पढ़ रहे थे लॉर्ड मिंटो के टाइम में केवल अमृतसर की संधि है। फिर हमने पढ़े थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ 1814 टू 1816। और इसके बाद में आपका सगोली की संधि हुई। सगोली की संधि में कुछ हिली एरिया जो नेपाल के थे वो ले लिए गए, सिक्किम से नेपाल का कंट्रोल खत्म कर दिया गया, काठमांडू में इंग्लिश आर्मी रख दी गई वहां पे, और गुरखाज को कहा गया कि आप इंग्लिश आर्मी के अंदर शामिल होइए। पिंडारीज को डिरूटेड किया गया, और जो इसके लिए नॉर्थ कमांड तो खुद हेस्टिंग्स लेता है, जो साउथ कमांड थी वो थॉमस स्लोप को दी गई। चित्तू को चिता खा गया, फासिल मोहम्मद सिंधिया के पास गया, सिंधिया ने उसे पकड़वा दिया तो उसने जेल में सुसाइड कर लिया। करीम खान को गोरखपुर की जमींदारी दे दी गई, अमीर खान पिंडारी को अपने टोंक वाली जागीर दे दी गई थी। इसी के टाइम में आपके साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी और नॉर्थ इंडिया में आपके महलवाड़ी लागू किया गया। रैयत का मतलब होता है किसान, डायरेक्ट किसान को भूमि का मालिक बनाया गया, कंपनी सीधा किसान से टैक्स लिया करती थी। कैप्टन रीड 1792 में 12 महल में इंट्रोड्यूस करता है, बाद में मुंद्रो ने इसको मद्रास में, अल्फिंस्टन ने इसको बॉम्बे में बड़े तौर पर लागू किया था। कंपनी ने यहाँ पर ये इसलिए लागू किया क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में लूप होल थे, जैसे कंपनी वहां पे टैक्स नहीं बढ़ा सकती थी। जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा बनने लग गए थे, लैंडलॉर्ड्स ने भूमि में सुधार का कोई भी प्रयास नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात, दक्षिण भारत में जमींदारी प्रथा ही नहीं हुआ करती थी तो किसको देते, और उनको लगता था किसान अपने समर्थक बन जाएंगे तो अपने प्रशासनिक सुधार इजीली इंप्लीमेंट हो जाएंगे, इस वजह से लेके आए थे। हालांकि किसान समर्थक बने तो उनके प्रशासनिक सुधार इजीली इंप्लीमेंट होने लग गए थे। फिर कंपनी भू राजस्व बढ़ाती थी तो कंपनी का रेवेन्यू शेयर जो था वो बढ़ गया था अपने आप में। किसानों ने भी जो अनफर्टाइल लैंड थी उसको फर्टाइल करने की कोशिश की तो किसानों को भी शुरुआत के अंदर लाभ हुआ था। पर हम इसमें हानियां ज्यादा बताएंगे, हम कहेंगे टैक्स ज्यादा था, टाइम टू टाइम टैक्स बढ़ा दिया करते थे, कलेक्शन का तरीका बहुत स्ट्रिक्टली था। हालांकि लैंडलॉर्ड नहीं थे पर कंपनी के जो रेवेन्यू ऑफिसर थे वो एज ए लैंडलॉर्ड बिहेव करने लग गए थे। साउथ इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग थी, अंग्रेजों ने डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया था। जो हमारी एंशियंट विलेज कल्चर थी वो पूरी तरीके से सेटल्ड हो गई थी, और अब जो भूमि और किसान दोनों ही बिकाऊ बन गए थे अपने आप में, दोनों को ही खरीदा जा सकता था। और कंपनी ने किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्ट नहीं किया, किसी भी प्रकार के रिसर्च को बढ़ावा नहीं दिया, लैंड रिफॉर्म करने का कोई भी कोशिश नहीं की थी, तो ये हमें घाटा हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था इसके बाद में महलवाड़ी। महल का मतलब होता है विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज। ये व्यवस्था आपके होल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस करता है, मार्टिन बर्ड ने बड़े तौर पर लागू की थी। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि सुधारों का जनक कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर इसको जेम्स थॉमसन लागू करता है। दो चीजों का ध्यान रखते थे, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड और मार्केट प्राइस ऑफ एनी क्रॉप, इनके आधार पर वो तय किया जाता था। ग्राम सभा को लैंड ऑफ ऑनर बना दिया गया, गांव वाले सब मिलजुल के टैक्स जमा करवाया करते थे, वो वापस वही टैक्स ज्यादा था। कलेक्शन का तरीका बहुत स्ट्रिक्टली हुआ करता था। ग्राम सभा में जो बड़े लैंडलॉर्ड थे उनका डोमिनेंस हुआ करता था, वो छोटे किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया करते थे, और कई बार कोई टैक्स नहीं देता तो इससे जो गाँव की सोशल हार्मनी थी वो बिगड़ जाया करती थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स वह गवर्नर जनरल था जिसने
मुगल बादशाह से बिना बराबरी के मिलने से मना कर दिया था। फिर जॉन एडम्स आया, उसने अखबार बंद कर दिए थे। फिर एमस्ट आया, एमस्ट के टाइम में बर्मा पर आक्रमण किया गया, यांदबू की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था। इसी टाइम बैरकपुर छावनी में 47th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही ने म्यूटिनी कर दी थी, क्योंकि वो सी रूट से बर्मा नहीं जाना चाहते थे। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसने मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मुलाकात की थी। इतने गवर्नर जनरल हमने पढ़े। ये तमाम गवर्नर जनरल जो हम पढ़ रहे थे, इनको हम बंगाल के गवर्नर जनरल कहते हैं। क्यों बंगाल के गवर्नर जनरल क्यों कहते हो? क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाएगा और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी लिमिटेड पावर के तहत उसके अधीन होगी। अब यहां पर एक नया एक्ट लेके आए। भारत की ज्यादातर बड़ी शक्तियां अब अंग्रेजों से हार चुकी थी। मुगल बादशाह उनका पेंशनर था, मराठों का पेशवा उनका पेंशनर था, पूना से हटा के उसको उन्होंने बिठूरी भेज दिया था। कोई बड़ी पावर अंग्रेजों के सामने थी नहीं। राजस्थान की तमाम रियासतों के साथ वो संधियां कर चुके थे, मध्य भारत उत्तर प्रदेश भी उनके कब्जे में आ चुका था। तो उनको लगा कि अब क्या तरीका है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल वाला गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल होना चाहिए। तो यहां पर अंग्रेज हर 20 साल में कंपनी के लिए एक्ट लेके आया करते थे। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, स्नेह ने उसने यहां पर पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। वो यहां पर पावर में आ गई थी और वो यहां की पॉलिटिकल पावर बन गई थी। तो अब वो है कंपनी दो काम किया करती थी। एक तरीके से कंपनी ट्रेड भी करती है और कंपनी आपके राज भी करती है। दोनों काम कंपनी यहां पर किया करती थी। हर 20 साल में कंपनी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेशन जारी किया करती थी। 1773 में किए, फिर 1793 में किए, फिर 1813 में किए। अब 1833 आ रहा था, वापस एक एक्ट ला रहे थे। पार्लियामेंट कंपनी के लिए जो भी एक्ट लाया करती थी उनका एक नाम होता था, उनको बोलते थे चार्टर एक्ट बोला करते थे। तो 1833 में चार्टर एक्ट आया। क्या क्या बातें थी मैं बताता हूं, देखो मैं समझाता हूं, पहले आप समझिए बात को। (1833) का चार्टर एक्ट क्या था, सुनना देखो बात। पहले क्या हुआ करता था कि बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो मद्रास और बॉम्बे को भी संभालता था। अब कहा गया कि नहीं साहब, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, आज के बाद इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना चाहिए। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल वाले को बंगाल का गवर्नर जनरल मत बोलो, अब इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बोलो। और ये जो पहला व्यक्ति था, ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करता था। अब 1773 में क्या कहा था कि मद्रास और बंगाल कुछ शक्तियों के तहत बंगाल के अधीन है। सॉरी, मद्रास और बॉम्बे लिमिटेड पावर के तहत बंगाल के अधीन है। अब का लिमिटेड पावर किस बात की? अब जब ये भारत का गवर्नर जनरल है तो ये दोनों पूरी तरीके से उसके अंडर में होनी चाहिए। तो मद्रास और बॉम्बे दोनों को, मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी उन दोनों को फुली सबऑर्डिनेट बना दिया गया। किसका? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। अच्छा, 1773 में कहा था एक गवर्नर जनरल होगा और 4 मेंबर उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे। हालांकि बीच में मैं आगे और पढ़ाऊंगा ढंग से, 1784 में एक चेंज लेके आए थे और 4 मेंबर्स की जगह 3 मेंबर्स कर दिए गए थे। अब तक वो अवस्था चली आ रही थी कि एक गवर्नर जनरल हुआ करता था और 3 मेंबर हुआ करते थे। यहां पर कहा गया कि एक मेंबर और जोड़ा जाना चाहिए, लीगल मेंबर जोड़ा जाना चाहिए, जो कानून के सुधार कर सके। हालांकि उसको वोटिंग राइट नहीं देना है। तो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, जो गवर्नर जनरल है उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कार्यकारी परिषद है, इसमें पहले एक गवर्नर जनरल और 3 मेंबर हुआ करते थे। 1773 में हालांकि 4 मेंबर थे, पर 1784 में एक एक्ट लेके आए थे, आगे हम पढ़ेंगे अलग से, तब एक मेंबर कम कर दिया था। इसमें कहा गया एक एक्स्ट्रा मेंबर और जोड़ दो। और ये जो मेंबर होता था लीगल मेंबर था, विधि सदस्य, कानूनों के लिए विधि सदस्य हुआ करता था। और ये इसको वोटिंग राइट नहीं होगा, इसको किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं दिया जाना चाहिए, वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। और ये जो पहला विधि सदस्य था, इस बंदे का नाम था लॉर्ड मैकाले। मैं 2 बात बोल रहा हूं आपको,
मैं कह रहा हूं कि कंपनी भारत में दो काम किया करती थी। कंपनी भारत में राज करती थी और कंपनी भारत में व्यापार करती थी। बेसिकली वो लोग ट्रेड करने के लिए आए थे। भारत के अंदर बेलखने राजा थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और व्यापार के साथ साथ में वो यहाँ की पॉलिटिकल पावर बन गए थे। पर अब उनको कहा गया कि ये चाय चीनी बेचनी बंद करो रे, तुम किस बात का व्यापार करो, राज करने का काम किया जाए। केवल राज करने वाली पावर ये यूं बढ़ियागिरी नहीं करती है। तो यहाँ पर कंपनी के व्यापारिक अधिकार जितने भी हुआ करते थे वो फुली एबॉलिश कर दिए गए। कंपनी के पास में किसी भी प्रकार का ट्रेड राइट नहीं होगा। कंपनी अब बिजनेस नहीं करेगी भाई साहब, तो कंपनी फुली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अब एक पूरी प्रशासनिक इकाई होनी चाहिए। और हो भी यही, सरकार के काम कोई बिजनेस करने थोड़ी है। सरकार का काम शासन चलाना होता है, सरकार का काम कानून व्यवस्था का ध्यान रखना होता है, और ये किया जाना चाहिए। ये वैसे भी सोशलिस्ट कंसेप्ट है कि सरकार के पास में ये भी दे दो, सरकार कोयला भी बनाए, सरकार बिजली भी बनाए, ये सब छोड़े जाने चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए कि भाई तुम देखो तुम्हारे हिसाब से। और पूंजीवादी देशों में जितने भी विकसित देश हैं उन सब में यही है। पर अपने जो समाजवादी देश होते हैं, कम डेवलप्ड देश होते हैं, उनमें अपने होता है कि नहीं नहीं साहब सरकार के पास होनी चाहिए ये चीजें भी। और अपने भी शुरुआत में जब आजाद हुए थे तो सरकार के पास में ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे खोला ही है। 91 में एलपीजी लागू किए तो हमने मार्केट को खोला, तो सरकार से चीजें लेके बाकियों को दी, तो हमने प्रगति की है, कमी कहीं आई नहीं उसके बाद। तो व्यापारिक अधिकार खत्म करके कंपनी को फुली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। फिर इसी में कहा गया भारत में दास प्रथा हुआ करती थी, स्लेवरी सिस्टम। आप किसी भी आदमी को दास बना सकते हो, स्लेव बना सकते हो। और हम तो मिडिवल पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं कि फिरोज तुगलक के टाइम में कोई लाखों की संख्या के अंदर उनके पास में दास हुआ करते थे। लोगों को मार्केट लगते थे दासों के, खरीद के किसी को भी आप घर पे ला सकते हो, उसको नौकर बना सकते हो। यहाँ गौरव ने कहा नहीं भाई ये बात गलत है यार, ऐसे कैसे किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि हम दास प्रथा को खत्म करेंगे। ऐसी बात कब की गई? तो 1873 के चार्टर एक्ट में। एक बात और की गई इसमें कि भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नौकरियों वगैरह में जो भेदभाव होता था, अब से वो भेदभाव नहीं करें। ये एक उसकी धारा थी 87, याद रखना कि चार्टर एक्ट की कौन सी धारा में कहा गया था कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में ये नहीं कि भाई गोरों को लेंगे, कालों को नहीं लेंगे, पुरुषों को लेंगे, महिलाओं को नहीं लेंगे, इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदू को लेंगे, मुसलमान को नहीं लेंगे, नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। हम सब जाति, सब धर्म, सब लिंग के लोगों को सरकारी सेवाओं में लिया जाएगा। ऐसा भी 33 के चार्टर एक्ट में कहा गया था। सिंपल 6-7 बातें याद रखना। कोई एक्ट पूछ लेगा, प्री मेंस किसी में पूछा जा सकता है, तो याद रहे आपने। बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो आज के बाद में भारत का गवर्नर जनरल है। वह पहला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक है। बॉम्बे और मद्रास पहले थोड़ी थोड़ी पावर के तहत बंगाल वालों के अधीन थी, अब पूरी तरीके से भारत के गवर्नर जनरल के अधीन होगी। गवर्नर जनरल के एक गवर्नर जनरल होता था, 3 मेंबर उसके नीचे हुआ करते थे। अब कहा एक लीगल मेंबर और होगा, पर इस लीगल मेंबर को वोटिंग राइट नहीं है। यह पहला आदमी जो था ये लॉर्ड मैकाले था। इसी में कहा गया कि कंपनी आज के बाद में ट्रेड नहीं करेगी, कंपनी पूरी तरीके से एक प्रशासनिक बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। 2 बातें, दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा और भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विसेज में किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ भी किसी भी स्तर पे नहीं होगा। ये 33 का चार्टर एक्ट, याद रखना। खूब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनके। अब इसी के आधार पर अपने को पढ़ने हैं। अब तक हम बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, अब जब 33 में कह दिया कि बंगाल वाले को भारत के गवर्नर जनरल बोला जाए, तो अब से आगे जितने भी हम पढ़ेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? भारत के गवर्नर जनरल बोलेंगे। पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये पहले एक्ट समझाया बात, एक्ट आप देख लो, वापस इसके अंदर लिखा हुआ। अच्छा हाँ, यहीं से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। लिखा हुआ होगा, ट्रेड राइट्स ऑफ कंपनी वर एबोलिश्ड एंड कंपनी वाज मेड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाना चाहिए भाई, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई, उसको पूरी तरीके से एक प्रशासनिक बना दिया गया। भाई केवल राज करोगे, इसके कहने का मतलब यह है व्यापार नहीं करोगे, केवल और केवल क्या करोगे? तुम राज करोगे। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इसको कहा गया कि तू आज के बाद भारत का गवर्नर जनरल, मतलब जीजी ऑफ बंगाल वाज मेड जीजी ऑफ इंडिया, कि अब तुम बंगाल के जीजी नहीं हो, आज के बाद तुम पूरे भारत के जीजी हो। और ये भारत का जीजी जो बना था, इस आदमी का मैंने नाम बता दिया आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर मेड कंप्लीटली सबऑर्डिनेट अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले बापड़ों को थोड़े थोड़े अधिकार तो थे, अब का कुछ ही नहीं, पूरी तरीके से अंडर में है तू इनके, किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दे रहे हम तेरे को।
इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहले एक गवर्नर जनरल और 3 मेंबर हुआ करते थे, वहां पर एक लीगल मेंबर और जोड़ा गया, लेकिन इस लीगल मेंबर के पास में वोटिंग राइट नहीं था, मत नहीं देगा। ये मैंने बता दिया, ये पहला जो बंदा था वो था मैकाले। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा, स्लेवरी सिस्टम, दास नहीं बनाया जा सकता किसी को, और देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बताया हुआ पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, पहले जो लीगल मेंबर थे वो लॉर्ड मैकाले थे। सीधी सीधी सी बात याद रह जाएगी। अब अपने आगे पढ़ लेते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब तक हम पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं चाहूंगा कि आप इसके सन पे ध्यान दो, 1828 से 1835। अच्छा, अभी जो एक्ट पढ़ रहे थे एक्ट कब का है? 1833 का एक्ट है। मतलब 33 में कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल है, पर यह बंदा तो कब आ गया? 1828 में। इसका मतलब है कि जब यह 1828 में आया तब तो यह बंगाल का गवर्नर जनरल था, बीच में 33 में इसका प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन हुआ तब कह दिया गया कि नहीं साहब, बंगाल वाला भारत का गवर्नर जनरल है। मैं 2 बातें बोलूंगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस बात को यूं समझिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्योंकि सेम ही आदमी है, तो कई बार आप यूं कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसी आदमी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था, बीच में एक्ट चेंज हुआ तो प्रमोशन हो गया उस आदमी का, और पहले जहां डेजिग्नेशन उसका यह था कि जीजी ऑफ बंगाल, अब उसने लिख दिया जीजी ऑफ इंडिया। इतना याद रखना है अपने को तो खाली। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ ही वॉज ए मेंबर ऑफ वीग पार्टी। वहां ब्रिटेन में कोई एक पार्टी हुआ करती थी, वीग दल हुआ करता था, और ये उस वीग पार्टी का सदस्य हुआ करता था। ये वीग दल जो था ये एक थ्योरी में विश्वास करते थे, उस थ्योरी को हम बोलते हैं यूटिलिटेरियन थ्योरी, उपयोगितावाद का सिद्धांत। विजय सर ने आपको उसमें एथिक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ाया होगा। उपयोगितावाद का सिद्धांत है जो 2 व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था, बेंथम और मील ने यह सिद्धांत दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बेंथम का चेला था। उपयोगितावाद का सिद्धांत यह कहता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से मानवीय सभ्यता दुनिया के किसी भी कोने के अंदर फली फूली, तो एक सवाल सीधा सा सामने आया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एथिकल है और क्या एथिकल नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। भाई किसी भी काम को किस क्राइटेरिया पे नापा जाए कि उसे सही माना जाए या उसको गलत माना जाए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। बेंथम और मील जब यूटिलिटेरियन थ्योरी देते हैं या जब उपयोगितावाद का सिद्धांत देते हैं, तो इन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यदि कोई वस्तु अधिकतम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अधिकतम सुख देती है तो वह उपयोगी है, यूटिलिटी है उसकी, और यदि ऐसा नहीं है तो उसकी यूटिलिटी नहीं है। अब यह बात वस्तु पे लागू होती है, यह बात मनुष्य पे लागू होती है, यह बात कानून पे लागू होती है। तो अब जिससे अधिकतम लोग अधिकतम खुशी प्राप्त करते उन चीजों को मान लिया जाए, बाकी चीजों को नहीं माना जाए। यह उपयोगितावाद का सिद्धांत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक उपयोगितावाद के सिद्धांत में विश्वास करता था, विग पार्टी का सदस्य था, बेंथम का चेला था, तो उसने भी यहां पर आके यही काम किया कि ऐसे कानून जिनसे अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी मिलती है तो भी कंटिन्यू रहे, पर यदि किसी कानून से अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशियां नहीं मिलती है तो उन कानूनों को समाप्त कर दिया जाए। और ऐसा ही एक प्रथा, एक रूढ़ी, एक कस्टम अपने भारत में थी, सती प्रथा। आप जानते हैं ज्यादातर सती प्रथा कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को पति के साथ में जलना पड़ता था। और हमारी कस्टम, हमारी रूढ़ी इस प्रकार बना दी गई, कहा गया कि साहब पति पत्नी का प्यार अटूट होता है, और यदि पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी भी उसके साथ में, उनका जीवन का अंत माना जाए, और उस प्यार को बरकरार रखने के लिए वो भी उसके साथ में सती हो जाए। धीरे 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 स्थितियां जटिल होती चली गई।
बंगाल में एक समाज सुधारक हुआ करते थे राजा राम मोहन राय। आगे हम इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। उन्होंने इसके खिलाफ मांग उठानी शुरू की। उन्होंने कहा गलत तरीका है, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ लाइफ नाम की भी कोई चीज होती है, और आप किसी को इस प्रकार से जला के उसकी लाइफ को खत्म नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स है, आप मार कैसे सकते हैं उसको। और राजा राम मोहन राय आंदोलन चला रहे थे। खुशकिस्मती उनकी यह थी कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बेंटिक किसी भी चीज को यूटिलिटेरियन क्राइटेरिया पे नाप के देखता था। उसने कहा कि क्या किसी को सती करने से अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख होता है। उसने क्राइटेरिया पे नापा कि क्या जिस महिला को सती किया जाता है उसको सुख मिलता है। नहीं, मरने से सबको डर लगे सीधा सीधा। तो क्या जिस परिवार की महिला को सती किया जाता है वो परिवार खुशी प्राप्त करता है। नहीं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, दूसरे को आप और मार रहे हैं, तो कोई खुश तो कैसे रहेगा इसमें। तो क्या समाज को इससे खुशी मिलती है, समाज के लिए उपयोगी ऐसा करना। नहीं, समाज का तो एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो रहा है, समाज के लिए बात अच्छी कैसी हो सकती है। तो उसने कहा न जब स्वयं के लिए, ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए यह चीज अच्छी है, इसका मतलब ये उपयोगितावाद के सिद्धांत या यूटिलिटेरियन थ्योरी पे तो खरी नहीं उतरती। नहीं, इसको बैन किया जाना चाहिए। और 1829 में रेगुलेशन 17 धारा 17 के तहत, याद रखना कोई पूछेगा धारा नंबर कौन सी थी, धारा नंबर 17। 1829 में धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को बैन कर देता। पहले ये केवल बंगाल में बैन की गई थी, फिर 1830 में थोड़े दिन बाद में कानून बना के लाए और मद्रास और बॉम्बे में भी इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। 3-4 बातें याद रखनी। सती प्रथा पर रोक कौन से गवर्नर जनरल ने लगाई, के तहत किया गया रेगुलेशन 17। इसका समर्थन करने वाले भारतीय कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। बाकायदा राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इन लोगों ने लेटर लिखे थे ब्रिटेन में और थैंक यू बोला था ब्रिटेन के राजा को, थैंक यू हिज हाइनेस, आपकी वजह से हमारी जो एक बैड कस्टम थी, हमारी जो कुरीति थी, वह दूर हुई है। हालांकि हर दौर में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। भारत एक ऐसा देश रहा है जो यथास्थितिवाद का समर्थन करता रहा है। भारत में कोई भी चेंज इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, वो भले किसी क्षेत्र में किए जाए। और उस समय भी एक बंदे थे राधाकांत देव, जो राधाकांत देव एक संगठन चलाया करते थे धर्म सभा। और राधाकांत देव ने कहा कि नहीं, अंग्रेज कौन होते हैं ये बताने वाले, कि हमें हमारी कौन सी सामाजिक मान्यता को मानना है और कौन सी सामाजिक मान्यता को नहीं मानना है। नहीं, अंग्रेज नहीं बता सकते ये बात, ये हम खुद डिसाइड कर लेंगे हमें क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। अंग्रेज ये हमारे बैन नहीं लगा सकते। तो कोई पूछे कि बैन का समर्थन किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। बैन का विरोध किसने किया था, तो राधाकांत देव। और राधाकांत देव का संगठन कौन सा था, तो धर्म सभा उनका संगठन हुआ करता था। सारी बात याद रहेगी। 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक, रेगुलेशन 17 इन बंगाल। 1830 में मद्रास एंड बॉम्बे। राजा राम मोहन राय ने इस बैन को सपोर्ट किया, राधाकांत देव ने इस बैन को अपोज किया, और राधाकांत देव का जो संगठन था उसका नाम था धर्म सभा। लिखी हुई बात है इन 1829 अंडर सेक्शन 17। अब मैं चाहूंगा आप इसकी जगह अंडर रेगुलेशन 17 लिखो, ज्यादा अच्छा वर्ड है। रेगुलेशन 17, सती प्रैक्टिस वाज बैंड। बैन ऑफ सती प्रैक्टिस वाज डन बाय द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय एक संगठन चलाया करते थे उन दिनों में, ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा की हम और बातें करेंगे, राजा राम मोहन राय को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, तब याद रखना, ये याद रखना आपने। राधाकांत देव ने सती प्रथा के प्रतिबंध का विरोध किया था, और इनका जो संगठन है राधाकांत देव का, इस संगठन का नाम है धर्म सभा। याद रखना, कोई पूछे कि सती प्रथा का विरोध किसने किया, तो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा पर प्रतिबंध का विरोध किसने किया, तो राधाकांत देव। दो अलग अलग बातें याद रखना। तो विलियम बेंटिक ने इसको पूरा बंद कर दिया था। इसी प्रकार उस समय एक और बड़ी जोरदार सी बीमारी फैली हुई थी भाई इंडिया में, ठग प्रथा।
यूपी और बिहार के जंगलों में अपने ठग रहा करते। ठग जैसा आप ठग समझ रहे हैं वैसा ही ठग, ठगों का पूरा गिरोह रहा करता था। और इन जंगलों से जब भी कोई व्यापारी गुजरते तो उन ठगों के गिरोह के कुछ सदस्य उन व्यापारियों को अपने जाल के अंदर फंसा के उनको लेके आते। कि जैसे लोग जब जा रहे हैं तो रास्ते में कोई दो ठग मिलते पेड़ के नीचे पड़े हुए, यूं जैसे वो भी कहीं जा रहे थे और रास्ते में राम साहब राम 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 राम, और किधर से आ रहे हो? और बंदा कहे साहब मैं तो राजस्थान में पाली से आ रहा हूँ। कि अच्छा अच्छा, आगे किधर जाओगे? बंदा कहे आगे तो मुझे उधर कलकत्ता की तरफ जाना है। अरे यार जा, तो हम भी उधर ही रहे थे, साथ साथ में चलना शुरू कर देते हैं। इधर उधर की बातें करते करते हम ये सामान खरीदते हैं, आप क्या सामान खरीदते हो, आप बेचने क्या जाओगे, हम ये बेचने जाएंगे। अरे यूं बातें करते करते और खाने पीने का क्या सिस्टम है? और वो अपने वाले कहे भाई वैसे तो लेके चले थे पर यार खत्म हो गया, अब तो आगे कोई गांव आएगा तब उसमें खाएंगे, अब जंगल में तो कहाँ खाए। और वो दोनों तब तक जो ठग होते भरोसा जीत चुके होते और वो कहते यार वैसे हम भी इस रूट से रेगुलर आते जाते रहते हैं और यहाँ जंगल में भी यार थोड़ी ढाणियां सी है, थोड़ी झोंपड़ियां हैं, वहां पर भी अपने को खाना मिल सकता है, क्यों ना वहां ट्राई किया जाए। वो उधर ले जाते, वहां उनके ठगों का सरदार बैठा होता और जो कोई एक बार ठगों के चंगुल में फंसा वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को पता चला कि इस प्रकार मासूम प्रजा को, निरीह प्रजा को ये ठग, और कहते हैं यूं गले के अंदर तौलिया वोलिया डाल के, रुमाल उमाल डाल के गला घोंट दिया करते थे, फांसी गर कहते थे, फांसी लगा देते वो लोग। उसने एक कर्नल भेजा, कर्नल सलीमेन नाम करके अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे, कर्नल सलीमेन को भेजा कि कर्नल सलीमेन तुम जाओ और तुम जाके और इनका ठगों को देखो। कर्नल था, फौज का आदमी, गया, ढंग से पिटा इसने उनको और ठगों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो कोई पूछे ठग प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, तब भी ध्यान रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया था। ऐसा करने वाला जो अंग्रेज अफसर था उसका नाम कर्नल सलीमेन था। दोनों बातें याद रख लेना भाई, ठग याद रह जाएंगे। ये तो भारतीय इतिहास की विडंबना है कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो कोई लड़ा, बोले कितना ही मंगता आदमी था, कितने लिचड़ रहे हो, कितने जनता को दुख देने वाले रहे हो, हमने उनको हीरो बना के पेश कर दिया। इसलिए आमिर खान और अमिताभ बच्चन दोनों ने मिलकर बॉलीवुड का एक महान हादसा रचा था, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, और उसमें ठगों को देशभक्त बताने की और कोशिश की गई थी। अरे यार ऐसे कैसे कर सकते हो? ये ठग भारतीय जनता को लूट रहे थे, मार रहे थे, लोगों का आना जाना दूभर कर रखा था, इसलिए अंग्रेजों ने सेना भेज के इनको खत्म किया था। और उस समय जब अंग्रेजों की सेना आई तो इनमें से कई ने लड़ने की कोशिश कर ली, लड़ने की कोशिश की, हमने कहा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, फिर तो पक्का देशभक्त। उल्टा बेचारे बेंटिक ने तो कईयों को पकड़ के जबलपुर में स्कूल खोला था इनके लिए और कहा इनका भी भाई नैतिक सुधार किए जाए, चारित्रिक सुधार किया जाना चाहिए इनके अंदर। पर अपने हैं अलग अलग प्रकार के लोग दोनों। और इसके अंदर नहीं लिखे, मैं बताता हूं, आपके कन्यावध को नियंत्रण करने का प्रयास इसने किया था, या मैं बोलूं तो शिशु हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड, बाई पैदा और बाई को पैदा होते ही मार दिया जाए, लड़कियों को होते ही मार दिया करते थे, उसपे भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगाई थी। नरबली, ह्यूमन सैक्रिफाइस, कि कई बार कोई पूजा वूजा करवाते रहे, भाई इसमें तो माता जी भक लेगी, मनुष्य की बलि चाहिए। छोटे बच्चों को कई बार मार दिया जाता था। अभी भी अखबारों में कई बार पढ़ते हैं आपने कि तांत्रिक विद्या के चलते बच्चे की बलि चढ़ा दी गई। तो पहले ये थोड़ी चीजें ज्यादा थी, उसने कहा कि नहीं, ये उपयोगितावाद के सिद्धांत के खिलाफ है, इससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख नहीं पहुंचता है, इसलिए तुम्हारी ये रूढ़ियां, तुम्हारी ये नियम, तुम्हारे कस्टम बंद किए जाने चाहिए। तो याद रहेगा, सती प्रथा, ठगरी सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ह्यूमन सेक्रीफाइस, नर बलि या चाइल्ड सेक्रीफाइस भी बोलते हैं, ये सब उसने बंद किए थे। फिर अफीम, अफीम का व्यापार भारत में बहुत ज्यादा हुआ करता था, हर कोई कर लिया करता था, जेब में माल लेके घूमते रहते थे लोग। इसने रेगुलेशन बनाए, अफीम के व्यापार के लिए नियम तय किए, लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी अफीम का व्यापार कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। आज भी सिस्टम है, बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। और कहा गया कि अफीम का व्यापार जो है वो एक बंदरगाह से किया जाएगा और वो बंदरगाह बॉम्बे। तो कोई पूछे कि किस व्यापार के लिए नियमन किया गया, रेगुलेशन किया गया, और उसके लिए बॉम्बे पोर्ट को ऑथराइज्ड किया गया था। तो वो व्यापार किसका था? तो अफीम का व्यापार था। याद रखना, अफीम के व्यापार का नियमन किया गया और इसके लिए बॉम्बे बंदरगाह को अधिकार दिए गए। और देखो अगली बात तो कितनी जोरदार है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खोला गया था।
कब? 1835 में। ये ध्यान देने वाली बात है कि 1835 में ही उस बंदे ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवा दी थी। भारत में जब इन चीजों को कोई जान भी नहीं रहा था तो गोरों ने कहा कि नहीं साहब, मेडिकल कॉलेज तो एक होना ही चाहिए, और 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज लेके आ गए थे। बड़ी बात है भाई, ये याद रखना अपने आप में, विलियम बेंटिक के टाइम। फिर मैं अभी बताया शुरुआत में 1833 के चार्टर एक्ट में हम पढ़ रहे थे। चार्टर एक्ट क्या कहता है? तो चार्टर एक्ट कहता है कि एक विधि सदस्य जोड़ा जाएगा पर उसे वोटिंग राइट नहीं होगी। अच्छा, विधि सदस्य का काम क्या होगा? नाम ही विधि सदस्य, लीगल मेंबर है, तो लॉ के काम करेगा। तो लॉ का काम क्या करना? तो भाई लॉ में सुधार करो। कॉर्नवालिस करके गया था, कॉर्नवालिस के बाद में इस बार बेंटिक के टाइम में, बेंटिक के टाइम में मैकाले ने किए। तो मैकाले लीगल मेंबर था, तो उसकी लीडरशिप के अंदर एक लॉ कमीशन बनाया गया, विधि आयोग जिनको आप बोलते हो। ये विधि आयोग सबसे पहले बना था तो विलियम बेंटिक के टाइम में बना था, और उसका पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले ही था। विधि आयोग बना। विधि आयोग का क्या काम होता है? कानूनों को एक जगह करना, कानूनों में सुधार करना। इसने लॉज को कंपाइल किए थे, याद रखना। अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले, लॉ कमीशन वाज फाउंडेड एंड द कमीशन कंपाइल्ड लॉज। कानूनों का संहिताकरण किया, एक जगह किया, कंपाइलेशन किया कानूनों का। तो लॉर्ड मैकाले की ये बात भी याद रख लेना। फिर विलियम बेंटिक पहले भारत में मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, फिर प्रमोशन हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर प्रमोशन हुआ, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। मैंने बताया था कि जब ये मद्रास का गवर्नर था तब इसी के टाइम में मद्रास के पास वेल्लोर में सिपाही म्यूटिनी हुई थी, क्योंकि सिपाहियों ने कहा कि रिलीजियस सिंबल बैन नहीं किए जा सकते। जॉर्ज बार्लो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, और बार्लो ने जब इससे बात की तो इसने कहा कि साहब, कलकत्ता और मद्रास दोनों में एक जैसी स्थिति है। कलकत्ता में भी रिलीजियस सिंबल बैन किए और मद्रास में भी रिलीजियस सिंबल बैन किए, लेकिन विद्रोह केवल मद्रास में हुआ है, कलकत्ता में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में अखबारों पर बैन नहीं है, यहां पर अखबारों पर बैन है। अखबारों पर जब बैन नहीं होता है तो लोग अपनी भड़ास मीडिया के माध्यम से निकाल लेते हैं। जब भड़ास निकालने का मौका नहीं मिलता है तब लोग विद्रोह पर उतरते हैं। इसलिए अखबार बंद नहीं होने चाहिए। तो अखबारों को तो सेफ्टी वॉल्व बोलता था। तो बेंटिक प्रेस पर प्रतिबंध के खिलाफ था, और उसका मानना था कि जो अखबार होते हैं ये सेफ्टी वॉल्व होते हैं। ये याद रखना। हालांकि बेंटिक था तो अंग्रेज ही, और हम कहते हैं कि उसने भी कई रियासतों का विलय किया था। और हम पढ़ते हैं कि 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान जब लड़ता हुआ मारा गया था तो मैसूर रियासत वापस अंग्रेजों ने वाडियार वंश को दे दी थी और चिक्का राजा को राजा बना दिया था। लेकिन विलियम बेंटिक को लगा कि चिक्का राजा शासन ढंग से नहीं संभाल रहा, इसलिए 1831 में मैसूर का मर्ज कर लेता। याद रखना, ये मर्ज में आगे वापस पढ़ाऊंगा, 50 साल बाद वापस काम आएगा। जब हम 1881 पढ़ रहे होंगे तब इसकी वापस बात करेंगे। तो याद रखना विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर का विलय कर लिया था। इसी प्रकार 34 में वो दो रियासतों का और करता है, एक कुर्ग और एक कछार नाम की दो छोटी छोटी रियासतें और थी जिनका विलय कर लिया गया था। मैसूर ज्यादा याद रखना, प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला सा क्वेश्चन है। 1831 में मैसूर का किया गया था और 34 में कुर्ग और कछार का किया गया था। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना। ये विलियम बेंटिक के मोटे मोटे काम। क्या क्या काम है देखो एक बार आप। सती प्रथा बैन, ठग प्रथा बैन, नरबली को बैन, कन्यावध को बैन, आपका जो आप अफीम का व्यापार है उसका नियमन बॉम्बे बंदरगाह को ऑथराइज किया गया। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आपका लॉ कमीशन। उसके बाद में प्रेस पर प्रतिबंध के खिलाफ था वह आदमी। और एक ये बात आपकी लास्ट वाली कि उसने मैसूर का विलय कर लिया था और उसने कुर्ग और कछार का विलय कर लिया था। मैसूर का विलय याद रखना है 1831 में हुआ था, 50 साल बाद में वापस याद दिलाऊंगा आपको। अब इसके टाइम में एक बड़ी जोरदार घटना, एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट। अंग्रेजी में, हिंदी में मैं बोलूं तो आंग्ल प्राच्य विवाद। इन्होंने अंग्रेज लिख दिया पर इसकी एग्जैक्टली हिंदी होनी चाहिए आंग्ल प्राच्य विवाद। सुनो मेरी बात थोड़ी सी, क्या था एक बार फिर मैं बता दूंगा। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या कहता है? आंग्ल मतलब अंग्रेज, प्राच्य मतलब, देखो वैसे तो यह है कि मैं यदि पूर्व और पश्चिम में बांटू तो अपने तो पूर्वी देश है, ईस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप जो है वो पश्चिमी देश है। पूर्व को प्राच्य भी कहा जाता है। तो अपने कदे प्राच्य देश हैं, वो उधर वाले पश्चिमी देश हैं। डिस्प्यूट यह है अपनी भाषाओं को लेकर है। क्या भारत में पश्चिमी देशों की भाषा हो, क्या भारत में इनकी खुद की भाषा हो?
पश्चिमी देशों की भाषा कौन सी? तो मतलब इंग्लैंड राज करता तो इंग्लैंड की भाषा। इंग्लैंड की भाषा कौन सी? तो अंग्रेजी। अपनी भाषा कौन सी? तो अपने यहां पे दो भाषाएं थी मुख्य, संस्कृत और फारसी। पुराने टाइम में हिंदुओं की भाषा संस्कृत थी और मुस्लिम काल आने के बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के रूप में जो लैंग्वेज काम में आती थी अपने, वो पर्शियन लैंग्वेज थी, फारसी भाषा हुआ करती थी। कंपनी भारत में जब राज करने लग गई, वो बिजनेस करने आए थे, धीरे धीरे जब राज करने लग गए तो कंपनी को लोगों ने कहा जाके कि जो राज करता है राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कंपनी ने कहा हाँ साहब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, बताओ किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है आपकी? हमने कहा साहब एजुकेशन, हेल्थ, रोड, सीवरेज, ये सब चीजें भी तो सरकार को करनी है, सरकार इनकी तरफ भी तो ध्यान दे। उन्होंने कहा हाँ, और इसमें भी एजुकेशन। सरकार ने कहा ठीक। और 1813 में जब चार्टर एक्ट आया तो कंपनी ने एक लाइन लिखी कि प्रत्येक वर्ष भारत में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी। कब कहा गया ऐसा? 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया एवरी ईयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन 1 लाख रुपीज पर एनम कंपनी शिक्षा के लिए खर्च कर देगी। 1813 में यह बात कर दी गई। ठीक है साहब, पहले शिक्षा की बात आई, शिक्षा में कह दिया गया, 13 के अंदर कह दिया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए हर साल देंगे। कई साल तक तो दिए ही नहीं। फिर किसी ने कहा भाई 1 लाख रुपए की बात तो कर ली यार, 13 के अंदर नेताओं की तरफ वादे तो कर दिए, दो तो सही किसी को। तो कहा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, किस डिपार्टमेंट को दे? तो बनाओ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट बनाने के लिए कोई ऊपर से भगवान जी थोड़ी आएंगे, तुम ही बनाओगे। तो 1823 में एक कमेटी बनाएगी, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, या लोक शिक्षा की सामान्य समिति बोलते हैं, या मैं और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो लोक शिक्षा समिति, या और सिंपल करो तो एजुकेशन कमेटी। 1823 में एक एजुकेशन कमेटी बनाई गई। इस एजुकेशन कमेटी में 10 मेंबर थे। याद रखना 2 साल पहले आईएएस में क्वेश्चन था कि ये लोक शिक्षा समिति कब बनाई गई थी? तो 1823 में। 13 में कहा था हर साल 1 लाख रुपए देंगे। इसके 10 साल बाद 23 में कहा गया कि एक लोक शिक्षा समिति होगी जो इन 1 लाख रुपए को खर्च को बताएगी कहां करना है, और उस समिति में 10 मेंबर थे। उन 10 मेंबर को कहा कि भाई 10 मेंबर्स आप सारे बैठिए और आप बैठ के बताइए कि भारत में एजुकेशन का ढांचा किस प्रकार हो, एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर भारत के अंदर रखा जाना चाहिए, इसके बारे में तुम राय दो। उन 10 ने कहा ठीक है साहब। अब उन 10 में आपस में लड़ाई हो गई। 5 ने यह कहा कि भारत वालों को यूरोपियन नॉलेज दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबेड, पॉल साइंस, जो यूरोप में, जो इंग्लैंड में, जो हमारे देश में चलता है वह इंडियंस को सिखाओ। बाकी 5 का कहना था कि नहीं साहब, किसी दूसरे देश की एजुकेशन इस देश में क्यों लागू की जाए? इनके खुद के वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, ये सब पढ़ाया जाना चाहिए। इनके लोगों को वही ज्ञान दो जो इनका ज्ञान है। और इस बात पे लेकर तनातनी हो गई, वोट बराबर और हो गए। 5 कहे कि यूरोपियन नॉलेज, 5 कहे कि इंडियन नॉलेज। उस यूरोपियन नॉलेज को अपने बोलते हैं एंग्लो, अपने वाले नॉलेज को अपने बोलते हैं ओरिएंटल। इसलिए डिस्प्यूट का नाम है एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट, आंग्ल प्राच्य विवाद। और विवाद केवल इस बात पर नहीं कि सिलेबस क्या हो, कि आइदर यूरोपियन सिलेबस हो या इंडियन सिलेबस हो। विवाद इस बात पर भी कि मीडियम कौन सा हो, इंग्लिश हो या इनका वर्नेकुलर मीडियम हो, इनकी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। विवाद इस बात पर भी कि पढ़ाएं किसको, रुपए तो 1 लाख है, मान खा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। हिंदुओं को पढ़ाएं, मुसलमानों को पढ़ाएं, पुरुषों को पढ़ाएं, महिलाओं को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बड़ों को पढ़ाएं, शहर वालों को पढ़ाएं, गांव वालों को पढ़ाएं। वो टारगेटेड ग्रुप कौन सा हो अपना जिसको एजुकेशन दी जाए। अतः रुपए फिर खर्च नहीं हुए। 13 में कहा कि 1 लाख रुपए देंगे। 23 में पब्लिक कमेटी ऑन एजुकेशन बनाई और उसको कहा कि तुम ये रुपए वगैरह बांटना शुरू करो। वो 5-5 के झगड़े में फंस गए, एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट शुरू हो गया।
अब जब लॉर्ड मैकाले, जो कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लीगल मेंबर हुआ करता था, जिसकी अध्यक्षता में लॉ कमीशन बना के कानून कंपाइल करने का काम दिया गया था, बेंटिक का दोस्त था। लॉर्ड विलियम बेंटिक अपना गवर्नर जनरल है, और बेंटिक ने मैकाले को कहा कि मैकाले, कानून वानून तो बनते रहेंगे यार, तू थोड़े एजुकेशन वाले मामले देखना, किसको एजुकेशन दें किसको नहीं दें ये बता यार थोड़ा, कि क्या दिक्कत है। वो आपकी पब्लिक कमेटी, अरे यार वो पब्लिक कमेटी आपस में लड़ ली, 5-5 का गुट बन रखा है यार, एक भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, प्लीज तुम जाओ। और मैकाले को उस पब्लिक कमेटी ऑन इंस्ट्रक्शन जो हुआ करती थी, लोक शिक्षा की जो वो समिति हुआ करती थी, सामान्य समिति हुआ करती थी, उसका हेड बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। मैकाले बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। मैकाले गया और मैकाले ने जाके पूछा कि भाई बताओ क्या दिक्कत है, आप डिस्प्यूट बताओ किस बात को लेकर। उन लोगों ने कहा हाँ साहब बता देते हैं। उनका एक तो यह है कि जो भी एजुकेशन दी जाएगी उसका मीडियम क्या हो, एक यह है कि जो भी एजुकेशन दी जाएगी उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम क्या हो, एक यह है कि कौन से वर्ग को दी जाए, किसको दी जाए एजुकेशन। मैकाले ने कहा थोड़ा एलिबरेट करो चीजों को, कि सर एक तो जब हम पाठ्यक्रम की बात पर आते हैं, पहले इसकी बात करते हैं पाठ्यक्रम की। दो चीज हो सकती है, एक तो इनको जो यूरोप में हमारे जो पाठ्यक्रम चलता है, जो सिलेबस चलता है, वो का वो इंडिया में लगा दे। जैसे अपन नहीं कहते कि राजस्थान बोर्ड की किताबें अलग और एनसीईआरटी किताबें अलग, और अपने कहते हैं एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड में लगा दो यार, तो उनका यूरोप वाला सीधा सीधा इधर लगा दो। उसने कहा ठीक है। एक तो ये दिक्कत है कि क्या इनको यूरोप वाले फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पर बेड पढ़ाएं या वेद पुराण उपनिषद पढ़ाएं। का ठीक। अब मान लो इस पर एक मान लिया आपने, या तो क्या कहोगे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दो, या क्या कहोगे वेद पुराण पढ़ा दो, हो गया मान लो डिसीजन। तो अब इसका मीडियम क्या हो। मान लो आपने कह दिया यूरोप वाला पढ़ाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वो पढ़ानी है इनको, तो यदि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ानी है तब तो किताबें तैयार, डायरेक्ट लाओ, इंडिया वाले बच्चों को तो इंप्लीमेंट करो और सिखा दो। पर यदि इनके मीडियम में पढ़ानी है, संस्कृत और फारसी में पढ़ानी है, तो किताबें तैयार करवाओ भाई साहब, और ग्रेविटेशनल फोर्स को इनके संस्कृत में और फारसी में क्या बोलेंगे वो बताओ, टीचर कैसे पढ़ाएगा। अच्छा ठीक। और मान लो आपको वेद पुराण पढ़ाने इनको, आपने कहा हम तो ये पढ़ाएंगे, तो यदि वो संस्कृत में पढ़ाने हैं तो वेल एंड गुड, इनकी लैंग्वेज में पढ़े हैं पढ़ा दो, पर यदि वो इंग्लिश में पढ़ाने हैं तो उनका ट्रांसलेशन कराओ। का ये बात भी सही है। मैकाले ने पढ़ाना किसको है, 1 लाख की पूंजी है, इतनी जनसंख्या 1 लाख में आज पढ़े कल पढ़े, किसको पढ़ाए। मैकाले ने कहा सुनो इधर आओ। मैकाले ने कहा जहां तक पाठ्यक्रम की बात है तो यूरोपियन, ओनली यूरोपियन, जो यूरोपियन नॉलेज है वो दिया जाएगा, यूरोपियन ज्ञान विज्ञान। मीडियम की बात है कोई सोचना नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम होगा और कोई मीडियम नहीं। किसको देनी है, भारत के एलिट क्लास को देनी है, उच्च वर्ग को, केवल पैसे वाले लोगों को। सर ये तो धोखाधड़ी है, यूरोपियन नॉलेज क्यों, इनका नॉलेज क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, आपके भी तो कोई लॉजिक तो रखो। और मैकाले ने कहा कि आप कचरा है इनकी किताबें। यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी में जाओ, उस लाइब्रेरी के एक कमरे में जाओ, उस एक कमरे की एक अलमारी खोलो, उस एक अलमारी का एक खांचा निकालो, उस खांचे में जितनी किताबें पड़ी है, उस खाने में जितनी किताबें पड़ी है वो एक साइड में रख लो, और यहां पर इंडिया में जितनी इनकी संस्कृत में, फारसी में, अरबी में जितनी किताबें हैं वो एक तरफ रख लो, नॉलेज बराबर ही है। तो जब उनमें नॉलेज ज्यादा है यूरोपियन वाले में, तो इन वाली क्यों पढ़ाई जाए।
वो ही पढ़ाई जानी चाहिए, यूरोपियन नॉलेज दिया जाना चाहिए, और मीडियम भी अंग्रेजी में दिया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। तो कैसा अब ये तो देखो, सरकार का काम केवल उच्च वर्ग के लिए करना नहीं होता है, सब लोगों को समान दृष्टि से देखे। मैं कल का मान लिया आपकी बात, पर 1 लाख रुपए में सबको तो मिल नहीं सकता, तो केवल एलिट क्लास को दिया जाए। अब जब हम एलिट क्लास को ज्ञान दे देंगे तो वह ज्ञान इस एलिट क्लास से छन छन के, टपक टपक के, फिल्टर हो के नीचे तक आ जाएगा, बाकी पब्लिक तक पहुंच जाएगा। कैसे? जब एक डॉक्टर को आपने अंग्रेजी सिखा दी तो उसके घर पे काम करने वाला जो भी कोई नौकर होगा वो दरवाजे को डोर बोलेगा, रसोई को किचन बोलेगा, सीख जाएगा धीरे धीरे व्यवहार में आने लग जाएंगे। सबको दी नहीं जा सकती, इसलिए अपर क्लास को दे दो, वहां से टपक टपक के, छन छन के, रिस के यह चीजें बाकी लोगों के पास चली जाएगी, कॉमन पब्लिक, जन सामान्य के पास में चली जाएगी। मैकाले का सिद्धांत कहता है कि यूरोपियन ज्ञान विज्ञान अंग्रेजी भाषा में भारत के उच्च वर्ग को दिया जाएगा, जहां से ये चीजें टपक टपक के सामान्य जनता तक चली जाएगी। वापस सुनना, क्या कह रहा है वो? कौन सा ज्ञान? यूरोपियन ज्ञान विज्ञान किस माध्यम में? अंग्रेजी माध्यम में। किसको? उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाएगा, तथा यहां से टपक टपक कर, छन छन कर, रिस कर, फिल्टर हो के जन सामान्य तक चला जाएगा। इसको मैकाले का टपकन सिद्धांत कहते हैं, इसको मैकाले का रिसाव सिद्धांत कहते हैं, इसको मैकाले का छनन सिद्धांत कहते हैं। अच्छी और हिंदी बोलूं तो इसको मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। निस्यंदन का मतलब छानना, इसको मैकाले का विप्रवेशन सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजी वालों के लिए मजे हैं, इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ मैकाले कहते हैं, या ज्यादा करो तो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकाले है। ट्रिकल डाउन याद रखना आपने, ट्रिकल डाउन थ्योरी है कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत? मैकाले। तो जो आंग्ल प्राच्य विवाद चल रहा था उसका निपटारा कोई बंदा आके करता है तो मैकाले कर देता है। अब पढ़ लेते हैं आपने, ये गलत लिखा है, अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1833 नहीं 1813 करना। अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1 लाख रुपीज विल बी गिवन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1813 आई। इन 1823 AD द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड। लोक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया गया, पर देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग एंग्लो एंड ओरिएंटल लैंग्वेज में लिखा हुआ है संस्कृत और पर्शियन। 1823 में 10 सदस्य, 10 मेंबर होते थे इसमें। ये जो कमेटी है ये 10 मेंबर कमेटी थी। 13 में कहा 1 लाख रुपए देंगे, 23 में कहा कि 10 सदस्यों वाली कमेटी बताएगी कैसे कैसे क्या करना है। फाइनली बेंटिक ने, मैकाले ने इस समिति का हेड बनाया गया। ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ मैकाले 2 फरवरी 1835 में मैकाले का टपकन सिद्धांत या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। सयाद आना चाहिए। निस्यंदन का मतलब होता है छानना, अधोमुखी नीचे की तरफ। मैकाले कहता है यूरोपियन एजुकेशन वुड बी गिवन टू एलिट क्लास पीपल इन इंडिया इन इंग्लिश मीडियम। उच्च वर्ग के भारतीयों को यूरोपियन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। यह शिक्षा छनन या रिसाव द्वारा जनसाधारण तक पहुंचेगी। 2 फरवरी को उसने सिद्धांत दिया। बेंटिक तैयार बैठा था। 7 मार्च को बेंटिक ने कहा कि यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड इट। परिचय में बेंटिक का ही बीमार हो गया था, बेंटिक को यहां से वापस जाना पड़ गया था, इसलिए इसको यदि लागू कोई करता है, लॉर्ड ऑकलैंड आगे गवर्नर जनरल आया था, उसने इसको गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी के रूप में एडप्ट किया था, गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी के रूप में लागू किया था। तो याद रखना भाई ये पॉलिसी या ये सिद्धांत के बारे में। अब बात आएगी साहब क्यों अंग्रेजी क्यों लागू की उन लोगों ने, क्या जरूरत पड़ी थी? वो अपने हमारी जो लैंग्वेज थी वो लागू कर देते। तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी काम तो यह था कि कंपनी जब पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बन गई थी तो कंपनी को प्रशासन के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती थी काम करवाने के लिए। भाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो खूब सारे लोग चाहिए। 2 तरीके हैं, एक तो कंपनी इंग्लैंड से बंदों को लेके आए और उनको यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लगा दे। दूसरा तरीका यह था कि इंडिया के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन सिखाए और फिर इसमें लगा दे।
चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा अंग्रेजी सिद्धांतों पर होता था, इसलिए इंडिया में लोगों को अंग्रेजी सिखानी जरूरी थी। तो हम कहते हैं तो वहां से ले आते, इंडिया वालों को सिखाते ही नहीं। तो वहां से यदि कोई यहां पे आके काम करता तो वो बहुत ज्यादा तनख्वाह मांगा करता था, सैलरी बहुत ज्यादा मांग लिया करता था, तनख्वाह ज्यादा मांग लिया करता था, वेतन। और यहां वाला बंदा कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हो जाया करता था। यहां वाला बंदा कहता है यहां साहब मैं कर दूंगा आपकी। तो कंपनी को चीप लेबर चाहिए थी। हम बाबू थे, बाबू। ये एलडीसी यूडीसी की वैकेंसियां निकालते थे, उनके लिए थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी चाहिए होती थी, वो अंग्रेजी हमें सिखाई जानी जरूरी थी, उन्होंने हमें सिखा दी और हमें बाबू बनाना शुरू किया। शुरुआत में सबसे पहले बंगाली पढ़े लिखे थे, इसलिए बंगाली ये एलडीसी यूडीसी में भर्ती होने लगे। अंग्रेजों के ऑफिस के थोड़े नियम होते, टिके विके निकाल के नहीं जाओगे, चोटे नहीं रखोगे, धोती कुर्ते में नहीं आओगे, पैंट शर्ट पहन के आओ, इन शर्ट करके आओ, सेव बना के आओ। इसलिए लोग वैसे एकदम अप टू डेट होके जाते। इसलिए आज दिन तक कोई अप टू डेट होके रहता है तो गांव में तो कहते हैं ओ बाबू है। तो वर्ड ही अंग्रेजों के इस चक्कर के अंदर ही पड़ गया आपने। एक तो कंपनी को सस्ते कर्मचारियों की आवश्यकता थी, फिर मैंने बताया कि इन लोगों का जितने यूरोपियन थे ये कहीं पर गए तो इनके 3 उद्देश्य थे। 3G का सिद्धांत बताया था मैंने, गोल्ड, ग्लोरी एंड गोल्ड। व्यापार वाणिज्य करना है, खूब सारा गोल्ड चाहिए। व्यापार वाणिज्य ज्यादा कब बढ़ेगा? जब आपकी चीजें ज्यादा बिकेगी। आपकी चीजें ज्यादा कब बिकेगी? जब जो आपकी कल्चर है उसको वहां के लोग ज्यादा अपनाएंगे। आप लंदन से पैंट शर्ट बना के भेजते हो, यहां कोई पैंट शर्ट क्यों खरीदेगा यदि वो पहनता ही नहीं? तो पहले यहां पे पैंट शर्ट लोगों को पहनानी जरूरी है। इसके लिए एजुकेशन सबसे अच्छा माध्यम है। एजुकेशन के माध्यम से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट किया जा सकता है, लोगों के दिमाग के अंदर नई चीजें भरी जा सकती है। और आप शुरू से बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे कपड़े ये होते हैं। वो जो आपकी शिक्षा पढ़कर जो बच्चा बड़ा होगा वो पैंट शर्ट खरीदेगा। आप उसको समझाओ कि हाथ से खाना खाना अच्छा नहीं होता, कांटे छुरी से खाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, वो बच्चा आपकी कांटे छुरी खरीदेगा। तो अंग्रेज अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे ताकि अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ा सके। और ये आज भी हर जो देश होता है वो ये करना चाहता है। देख लो तो क्रिसमस को किस रूप में भारत में लोकप्रिय कर दिया गया, प्रचार माध्यमों के माध्यम से। कौन जानता था क्रिसमस को? मुझे लगता है भारत का नेशनल त्योहार क्रिसमस बन चुका है। कम से कम शहरी भारत का तो पूरी तरीके से सबसे अधिक मनाया जाने वाला त्योहार ही क्रिसमस है। उनकी कल्चर का फैलाव, ये वैलेंटाइन डे, सेलेंटाइन डे, फलाना मदर डे, फादर डे, ये उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार ही तो है। चलो आज तो इसका कारण भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, तब एजुकेशन के माध्यम से किया जाना। और मैकाले ने तो कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय केवल रंग से काले होंगे, बाकी सारी चीजें यूरोपियन जैसी होगी। मैं इनको काले अंग्रेज बनाना चाहता हूं। कुछ हद तक वो लोग सफल भी हुए। फिर एजुकेशन के माध्यम से आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। क्रिश्चियनिटी सिंपल है। बच्चों के मोरल साइंस की बुक में एक तो आप कहानी पढ़ाते हो बच्चे को कि आदर्श पुत्र कौन है। आपको तो राम, जिसके पिता ने कहा कि तुम्हें राज नहीं मिलेगा, वनवास मिलेगा, और उसने एक बार भी पिता के सामने कोई बात नहीं की और चुपचाप उठकर चला गया। आप अपने भारतीय संस्कृति की जो कहानियां हैं उनमें से कुछ चूज करके लाते हैं और आदर्श पुत्र का उदाहरण लॉर्ड राम के रूप में देते हैं। आदर्श भाई कौन? आपको तो भारत, जिसको राज मिला लेकिन उसने अपने भाई के राज्य को लेने से इनकार कर दिया, उनकी खड़ाऊ को रखकर शासन करता रहा। जब यूरोपियन एजुकेशन आएगी तो ये सब कहानियां आपको नहीं लगता कि क्रिश्चियनिटी की कहानियां होगी। अब जब हम कहते हैं हम बच्चे को गुरु नानक, कबीर,
इनकी कहानियां बताते हैं, उसमें सेंट पॉल, सेंट पीटर, सेंट एडमंड, इनकी कहानियां बताई जाएगी। अपने आप में धर्म का प्रचार प्रसार हो, वो लोग ये भी चाहते थे। फिर सबसे बड़ी बात, यदि लोगों की कल्चर एक जैसी हो जाती है तो लोग अंग्रेजी शासन के समर्थक बन जाएंगे और लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ये शासन अच्छा है। क्योंकि लोगों का ईसाई धर्म, शासन करने वालों का ईसाई धर्म, अंग्रेजों के कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत आ रही थी कि भारतीयों द्वारा उनका विरोध किए जाने के कारण यह भी था कि तुम दूसरे धर्म की हो, तुम्हारी कल्चर ही अलग है, इसलिए हम विरोध करेंगे तुम्हारा। और अंग्रेज चाहते थे कि इनके धर्म और कल्चर का विवाद ही खत्म किया जाए, इनको भी अपने जैसा बना दिया जाए। एजुकेशन के माध्यम से ये किया जा सकता है। इसलिए भी वो लोग भारत में अंग्रेजी लागू करना चाहते थे। तो उनको चीप लेबर चाहिए थी, वो कल्चर के माध्यम से अपना व्यापार वाणिज्य बढ़ाना चाहते थे, वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, वो अपना सपोर्टर क्लास बढ़ाना चाहते थे, सपोर्टर बेस बढ़ाना चाहते थे, ताकि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इजीली इंप्लीमेंट कर सके। अंग्रेजों को सस्ते कर्मचारियों की आवश्यकता थी। अंग्रेज भारत में यूरोपियन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे ताकि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सके। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, भारतीयों को अपने पक्ष में करना चाहते थे ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार आसानी से लागू किए जा सके। ये कारण थे। और पढ़ लेते अब अपने पढ़ते हैं, ये जब विवाद वगैरह चल रहे थे तो कौन लोग थे जो अंग्रेजी के सपोर्ट में थे, कौन लोग थे जो अपने वाले लैंग्वेज के सपोर्ट में थे। अपने वाले पढ़ते हैं पहले दो, तो ये भाई प्रिंसेप बंधु, जेम्स प्रिंसेप और थॉमस प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप तो आगे नरेंद्र सर जब एंशिएंट पढ़ाएंगे तो और पढ़ाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो ये तो बेचारा अपने वाली लैंग्वेज ही पढ़ रहा था यहाँ बैठा बैठा, तो इसने कहा इन वाली में मजा है। उसके भाई ने कहा भैया एकदम सही कह रहे। एक विल्सन नाम का और बंदा था, उसने भी कहा कि नहीं यार, इनकी संस्कृत फारसी सिखाओ, अपने वाली क्यों सिखानी है इनको। तो प्रिंसेप ब्रदर्स और विल्सन तो ओरिएंटल के पक्ष में थे, बाकी ज्यादातर जो लोग हुआ करते थे उस टाइम वो अंग्रेजी के सपोर्टर में थे। एक ट्रेवेलियन का नाम याद रखना आप। तो बाकी रैयतबाड़ी बॉम्बे में लागू की एल्फिंस्टन, मद्रास में लागू की मुंद्रो, दोनों देख लो, एल्फिंस्टन और मुंद्रो। गवर्नर जनरल बेंटिक, वो तो खुद ही चाहता है कि अंग्रेजी लगाई जाए। ये अंग्रेजी लागू करने वाला बंदा कौन, मैकाले। ये नाम अपने याद रखना है। अपने राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे और उन्होंने कहा था कि हमें यही वो ज्ञान दो जो तुम्हारे पास है, हमारे खुद वाले ज्ञान में नवीनता नहीं है, हमारा खुद वाला ज्ञान इस दुनिया के बारे में आकर्षित नहीं कर पाता व्यक्ति को। सारी परलोक की शिक्षा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परे, जगत को मिथ्या बताता है हमारे वाला धर्म, तो एकमात्र ब्रह्म की सत्यता बताता है। इसलिए हमारा इस जगत के अंदर को मोह माया हो ही नहीं पाती, हम कोई नया आविष्कार कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें भी वही सिखाओ ताकि इस जगत के प्रति मोह माया जगे हमारी, हम भी नई चीजें सीखें। वरना आदमी हमेशा हमारे तो इसमें लगा रहता है कि परलोक कैसे सुधारा जाए, क्योंकि सत्य तो एकमात्र वही है। वरना हमारे वालों को लगता है कि दुनिया पित्तल दी है, इनको बताओ कि नहीं नहीं, सोने की भी है। ये चीजें समझाई जानी चाहिए। तो याद रखना, राजा राम मोहन राय अंग्रेजी के समर्थक थे भाई, तो ये वाली बात याद रखना। जब अंग्रेजी को लागू कर दिया गया तो 35 में कह दिया गया कि भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। इससे पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन फारसी हुआ करती थी। और कहा गया न्यायालयों में, कोर्ट्स के अंदर अपने सारी ये फारसी चलती थी। कहा गया कि नहीं, फारसी की जगह पे यदि आप चाहो तो वर्नेकुलर लैंग्वेज, स्थानीय, पंजाब में पंजाबी, मद्रास में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, इन भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो कहा गया न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। वर्नेकुलर लैंग्वेज कुड बी यूज्ड इन कोर्ट्स। तो ये बात भी याद रखना। ये विलियम बेंटिक बीमार हो गया था, बीमार हो गया, ट्रांसफर हो गया, चला गया। ये बेचारा यह भी चाहता था कि अखबारों पे पूरी तरीके से प्रतिबंध हटाया जाए, पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, साइन बाकी थे, पर बीमार होने की वजह से जाना पड़ गया। जिसको क्रेडिट मिलना होता है उसको मिलना ही होता है, लेनियन होता है उसके नाम का। और बेंटिक के जाते थोड़े से टाइम के लिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसने उन ड्राफ्ट पे जिसपे विलियम बेंटिक साइन कर चुका था, साइन किए, उसके ये जस्ट लिखा हुआ था कि हम उसको कहते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस या सेवियर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है उसको।
तो सीधा एक ही सवाल बनेगा कि चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। सीधी सीधी बात याद रखना और कुछ नहीं। ऑकलैंड, ऑकलैंड एक गवर्नर जनरल है। यदि आप कभी क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो न्यूजीलैंड के अंदर एक ग्राउंड है जिसका नाम ऑकलैंड है, या एक शहर का नाम ऑकलैंड है, वो इसी ऑकलैंड के नाम पर है। इसकी एक बहन थी ईडन, जो कलकत्ता के अंदर एक गार्डन में घूमने जाया करती थी। उस गार्डन को आज भी आप ईडन गार्डन कहते हैं। तो ये ऑकलैंड, ये याद रखना भाई। और मैंने एक बात बताई थी, आप समय देखिए 36 से 42। मैंने जब रणजीत सिंह पढ़ाया तब मैंने एक 1838 में एक संधि पढ़ाई थी, ट्रिपल पार्टी अलायंस या ट्राई पार्टी अलायंस पढ़ाई थी मैंने कहा था शाह शुजा जो अफगानिस्तान का राजकुमार था, लुधियाना में बैठा हुआ था और कंपनी उसको अफगानिस्तान में राजा बनाने के लिए लेके गई थी। तब कंपनी ने रणजीत सिंह को भी फोर्सफुली संधि में शामिल कर लिया था, इसलिए ट्रिपल पार्टी अलायंस है। अफगान प्रिंस शुजा, पंजाब का राजा रणजीत सिंह और कंपनी। उस समय जो कंपनी का गवर्नर जनरल है वो ऑकलैंड था। अब बात आई कि संधि क्यों की गई, तो मैंने उस दिन भी बताया था। इस समय जो अफगानिस्तान का राजा था दोस्त मोहम्मद, वो रसिया के साथ दोस्ती कर रहा था। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान रसिया में दोस्ती हो जाए, इसलिए अंग्रेज दोस्त मोहम्मद को हटा के अपने दोस्त शुजा को राजा बनाना चाहते थे। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ऑकलैंड के टाइम में हुआ था, 39 to 42 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। और कारण लिखा हुआ है, अफगान किंग दोस्त मोहम्मद वाज एस्टैब्लिशिंग रिलेशन विद रसिया, और रसिया के साथ दोस्ती कर रहा था। एक ही बात मैंने बताई थी, बिफोर दिस वॉर, इस युद्ध से पहले ट्राई पार्टी अलायंस वाज कंक्लूडेड। अंग्रेज, शाह शुजा अफगान का निष्कासित राजकुमार है, और रणजीत सिंह जो पंजाब का राजा है, ये मैंने बता ही दिया था। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको आप कहते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका निर्माण करवाया था, कभी शेरशाह सूरी उसका पुनर्निर्माण करवाता है। दिल्ली से कलकत्ता के बीच की जो जीटी रोड थी उसका पुनर्निर्माण लॉर्ड ऑकलैंड ने भी करवाया था, याद रखना। दिल्ली से कलकत्ता के बीच वाली केवल एक गवर्नर जनरल और पढ़ लेते हैं, लॉर्ड एलनब्रो। अभी 1833 का चार्टर एक्ट जब हमने शुरू किया था तब मैंने एक बात बताई थी 33 के चार्टर एक्ट में, कि 33 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि भारत से दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा, स्लेवरी सिस्टम को एबोलिश किया जाएगा भारत से। कहा था 33 में, खत्म किया गया 43 में, और यह क्रेडिट लिखा हुआ था एलनब्रो के नाम। इस बार जो धारा लगाई गई थी वो धारा लगाई गई थी 5, रेगुलेशन 5 के तहत स्लेवरी सिस्टम डी रूट किया गया, स्लेवरी सिस्टम को एंड किया गया भारत में। याद रखना, सिंपल क्वेश्चन कोई पूछेगा कि दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय किया गया था, तो लॉर्ड एलनब्रो के समय में 1843 में किया गया था, धारा 5 के तहत किया गया। ये बात कब की गई थी, तो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें बात की गई थी, पर खत्म होते होते 10 साल लग गए थे। एलनब्रो ने किया था इसको। अभी मैंने बताया कि ऑकलैंड के टाइम अफगानिस्तान में हमला करने के लिए गए, 39 से 42 के बीच में अंग्रेज सफल नहीं हो पाए, अंग्रेजों को वहां से हार के ही लौटना पड़ा। वो अपनी मनमर्जी अफगानिस्तान में नहीं चला सके, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। हार कर आते हुए अंग्रेजों को बहुत रिग्रेट फील हो रहा था, बहुत गिल्ट फील हो रहा था, और उनको लग रहा था कि यार जाते ही नहीं तो ठीक रहते, बेइज्जती हो गई वहां पर। चार्ल्स नेपियर अंग्रेजों का सेनापति होता था, और वो यूं गुस्से में आया हुआ था, सर मोर आ रही थी उसको। रास्ते में एक जगह पड़ती थी सिंध, वह सिंध जो कभी रणजीत सिंह के अंडर में हुआ करता था, पर 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर के द्वारा सिंध में रणजीत सिंह का कंट्रोल अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। सिंध में खुद के अमीर हुआ करते थे बेचारे, वो अंग्रेजों के साथ अच्छे रिलेशन ही रखा करते थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। पर चार्ल्स नेपियर का अफगानिस्तान पे बस चला नहीं, सिंध वाले बेचारे सीधे साधे बैठे थे, और वो 43 में सिंध का विलय कर लेता है। तो याद रखना, अफगानिस्तान से लौटते समय अंग्रेजों ने एक किस क्षेत्र का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था, तो सिंध। ऐसा कब किया गया, तो 1843 में। ऐसा किसके द्वारा किया गया, तो चार्ल्स नेपियर। कोई एक इतिहासकार लिखता है कि यह उसी प्रकार है कि कोई व्यक्ति गली में अपने पड़ोसी से मार खाए और उसके सामने उसका बस नहीं चले, और घर में आके गुस्से के अंदर अपनी पत्नी को पीट दे। अफगानिस्तान में अंग्रेजों की चली नहीं तो गुस्सा इन्होंने कहां पर निकाल लिया, बेचारे सिंध वालों पे। 43 में एलनब्रो के टाइम में 2 काम, मर्जर ऑफ सिंध और जो स्लेवरी सिस्टम है उसको डी रूट कर दिया गया था धारा 5 के तहत, और वो चार्ल्स नेपियर ने किया था। फिर अगले का तो कोई काम है नहीं, पर याद रख लो लॉर्ड होर्डिंग, जिसके टाइम में आपका प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था, जिसकी तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध की। बाकी कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सब याद रखना आप। तो